नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात की, और गुजरात के शहर की जहां पर इंटरनेशनल केंद्र बनाया जा रहा है। और वो इंटरनेशनल केंद्र बनाते समय जो प्लानिंग चल रही है वो पता नहीं हमारे देश के लिए कितनी अच्छी है कितनी नहीं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात में एक ऐसा शहर बसाया गया, और कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 900 एकड़। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता पा रहा हूँ। 900 एकड़ की जगह पर वो बनाया गया, जिसमें 250 एकड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना होगा और बाकी में रेजिडेंशियल एरिया बना होगा। इस 886 एकड़ के लैंड पर 261 एकड़ का मल्टी सर्विसेज स्पेशल जोन बना होगा, और 625 एकड़ में बाकी में डोमेस्टिक ट्रैफिक टैरिफ एरिया होगा। 20,000 के लगभग लोग इसमें काम करेंगे, ऐसा अनुमान है, जिसमें बड़े बड़े लोग, मैं अगर बात करूं IBM की, बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, ओरेकल, बी फ्री, HSBC, सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, PWC, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये प्लान है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में काम करें। अच्छा, उद्देश्य क्या है कि भारत डिलीवरी करने का स्थान बने। अब डिलीवरी करने का स्थान से मतलब क्या है यहाँ पर, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बिजनेस है, बिजनेस करने का कोई स्थान है। जैसे मैं आपको कहूँ कि दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली के चारों ओर इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्री से मतलब है गुड़गांव बड़ा स्थान डेवलप्ड है, पानीपत है, सोनीपत है, नोएडा है, या ओखला का क्षेत्र, या मैं कहूँ दिल्ली के और दिल्ली NCR का क्षेत्र पूरा बनता है, गाज़ियाबाद का है, ग्रेटर नोएडा का है। ये चारों ओर की जो क्षेत्र है ना, इनमें फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। हकीकत में सब कुछ यहीं से होता है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्थान है जिसमें जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनको कुछ करना नहीं पड़ता। उनको अगल बगल में जो काम करने वाली इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में है, और कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में होने की वजह से GST और CGST और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली दिल्ली में होता है। दूसरा क्या है कि इनकम टैक्स जो डिपॉजिट होता है वो भी दिल्ली में ही डिपॉजिट होता है, और उसका हम सब जानते हैं कि इस समय 45% राज्य के पास जाता है। तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली खाली पीली का इनकम टैक्स का 45% ले जाता है, जबकि काम करने वाले लोग दिल्ली से डेली नोएडा गाज़ियाबाद की तरफ जाते हैं, या फिर उधर गुड़गांव की तरफ जाते हैं, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, और उधर धारूहेड़ा का जो क्षेत्र पड़ता है उधर जाते हैं, गाज़ियाबाद में आते हैं। तो ये एक प्लानिंग के तहत ऐसे बहुत सारे शहर देश संसार में बने हुए हैं। जैसे मैं सिंगापुर की बात करूं, तो सिंगापुर कुछ कमाता धमाता कुछ करता नहीं है। सिंगापुर एक रास्ते पर है, और रास्ते पे होने की वजह से जो इंटरनेशनल शिप जाते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं, और रुकने की वजह से वहाँ पर वो सामान भी छोड़ते हैं, और वो स्थान जो टैक्स आया उससे उन्होंने अच्छा सा डेवलप कर लिया, कुल मिलाकर एक मार्केटिंग हब बना लिया। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री जो कि सी एरियाज में आते हैं, हम लोग भी भारत में 10 डिग्री सी को डेवलप कर रहे हैं, उधर अंडमान निकोबार को डेवलप कर रहे हैं, ताकि अंडमान निकोबार में लोगों के रहने की रिहाइश का स्थान बन सके और लोग वहाँ पर रुकें। ऐसे ही केप ऑफ गुड होप की हम बात करते हैं, या फिर मैं बात करूं सुएज़ कैनाल की, उनको भी खाली पीली का मतलब रास्ता है, इसलिए वो शहर चारों ओर के डेवलप हो गए। ऐसे संसार में बहुत सारे स्थान ऐसे डेवलप हो गए हैं जहां पर केवल मार्केटिंग का स्थान है। अब दुबई भी ऐसे कुछ डेवलप हुआ। UAE में दुबई कुछ बनाता नहीं है, उनके पास तो तेल होता है, गड्ढा खोदा, बाल्टी भरी, तेल की बेच ली। लेकिन UAE में दुबई को उन्होंने इंटरनेशनल केंद्र बना रखा है। हमने सबने पता होगा कि दुबई का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको सोना बड़ा अच्छा मिल जाता है, बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। भारत में जाने वाले लोग वहाँ से सोना ले आते हैं, कभी लैपटॉप खरीद लाते हैं, घड़ियाँ खरीद लाते हैं, और पहन ओढ़ कर सामान ले आते हैं। क्या है वो वहाँ पर एक मार्केटिंग केंद्र बना हुआ है, विश्व भर का सामान वहाँ पर आता है। दुबई में उन्होंने एक और ख़ास बात कर रखी है कि हम सब जानते हैं कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री, मतलब इस्लामिक कंट्री का हिस्सा है UAE का, और इस्लामिक कंट्री होने की वजह से बहुत सारे इस्लामिक लॉज वहाँ पर लागू होंगे।
इस्लामिक लॉज लागू होने के बाद तो हम सब जानते हैं कि इस्लामिक लॉज कितने ख़तरनाक हैं, या इस्लामिक तरीका कितना खतरा, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, और तरीका वरीका ये देखना कि सही है गलत है वो तो बहुत दूर की बात है। दुबई में उन्होंने स्पेशल जोन बना रखे हैं। उन स्पेशल जोन्स में दारू अलाउड है, उन स्पेशल जोन में सेक्स अलाउड है, सेक्स वर्कर्स अलाउड हैं, लोगों का एक्सेस करना अलाउड है। तो ऐसे क्षेत्र बना रखे हैं जहाँ पर टैक्स फ्री है। दूसरा, दुबई टैक्स फ्री है। आप अपना ऑफिस खोलिए दुबई में और दुबई कोई टैक्स नहीं लेता। आप इंटरनेशनली आप कहीं इनकम टैक्स देते होंगे, कहीं पर सेल्स टैक्स देते होंगे। दुबई में केवल आप रहिए, काम करिए और टैक्स फ्री है। तो आप सोच लीजिए कि दुबई का टैक्स फ्री है तो कितना लाभ लोगों को हो जाता है। सपोज़ भारत में काम करने वाले लोग जिनकी आमदनी 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए साल की है, वो बहुत बड़े स्तर पर आईटी सेक्टर के लोग भी वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर लोग वहाँ पर रह रहे हैं जिनको केवल मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग करनी है तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि टैक्स बचता है। और जितना रहने खाने का खर्चा आता है दुबई में, ऑन एन एवरेज लोग बताते हैं कि 30-40 हज़ार रुपये महीने, जो भारत की करेंसी है उसका 30-40 हज़ार रुपये महीने का आता है। 30-40 हज़ार रुपये का महीने का मतलब हो गया 4 लाख, 5 लाख का खर्चा आ गया। 5 लाख का खर्चा और जिसकी 40 लाख रुपए आमदनी है साल की, वो उसका टैक्स आप सोचो 30% पड़ जाता है। 40 लाख की आमदनी वाले का 30 त्रिका 9, 10 लाख, 12 लाख रुपए टैक्स पड़ता है। तो वो 5 लाख में वहाँ इंटरनेशनल सिटी में रहता भी है, संसार भर की सारी टेक्नोलॉजी, सारे इक्विपमेंट सब सस्ते मिलते हैं, और वहाँ पर रहकर वो अपना काम करता है और बढ़िया वो करता है। और भारत में वो पैसा जब भेजता है तो इनकम टैक्स से रहित होता है। वो उस पर इनकम टैक्स नहीं, उस पर सेल्स टैक्स नहीं पड़ता उनको, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है वो आई है। अब इंटरनेशनल करेंसी लाने के लिए लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। भारत में बहुत सारे लोग जो आईटी फील्ड का काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो मीडिया का केवल काम करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको लाइजनिंग का केवल काम है, इंटरनेशनल लाइजनिंग है, फ़ोन पर ही हो जाती है, उनको जाना आना कहीं नहीं पड़ता। या जाना भी पड़ता है तो दुबई एक ऐसा स्थान है जहाँ से वर्ल्ड भर में घूमा जा सकता है। तो भारत की बहुत बड़ी करेंसी वहाँ पर चली जाती है, और भारत में जो लौट कर आता है तो वो टैक्स फ्री लौट कर आता है। भारत सरकार ने भी कुछ ऐसा विचार किया कि हम देश में एक ऐसा जोन बना देंगे जहाँ पर केवल मार्केटिंग होगी। आप प्रोडक्शन कहीं भी करते होंगे करिए, आप सेल कहीं भी करते होंगे करें, आप अपना ऑफिस बनाकर यहाँ पर रहिए। जो आपके क्लैरिकल वर्क हैं, जो आपके सेल्स के वर्क हैं, जो आपकी डीलिंग के वर्क हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के वर्क हैं, जो आपको लाइजनिंग करनी होती है, आप हमारे यहाँ रह कर सकते हैं। इसलिए गांधीनगर के पास में उन्होंने एक गिफ्ट सिटी बनाया। गिफ्ट सिटीज़ बनाकर उस मतलब गिफ्ट सिटी तो इन शॉर्ट उसको कहते हैं, उसका पूरा नाम तो दूसरा है, मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ। गुजरात गिफ्ट सिटी का जो उन्होंने नाम रखा है वो मैं बताता हूँ, हाँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, टेक्नोलॉजी पूरा होगा तो गिफ्ट और फिर सिटी, तो गिफ्ट सिटी उसका नाम रखा हुआ है। गिफ्ट सिटी का एरिया मैंने आपको बताया। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी वही दुबई वाला है कि आप संसार के किसी भी कोने में रहते हैं, कहीं भी प्रोडक्शन करते हैं, कहीं भी सेल करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, आप हमारे यहाँ रहिए आके। अब उसका टैक्स का क्या दायरा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी पूरी पॉलिसी डिस्क्लोज मैं अभी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाया। लेकिन हाँ, गुजरात सरकार का एक आदेश जो कल आया, और हम सब जानते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात 2-3 हफ्ते रह गए हैं, जनवरी में होता है वो, जब गांधी जी लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से, और चूँकि वो गुजराती थे तो गुजरात में एक इवेंट वाइब्रेंट गुजरात का होता है जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। मोदी जी उसको लंबे समय तक करते रहे, और मोदी जी ने गुजरात के डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो वो जनवरी में होने वाला है। अब जनवरी में वो होगा तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी, उनके ऑफिसेस खोलने के लिए वहाँ आह्वान होने वाला है। हालांकि बहुत सारे का ऑफिस खुल गया है, और खुलने के बाद लोग उसको घोस्ट सिटी भी कहने लगे। घोस्ट सिटी से मतलब दिन में काम करिए, रात में वहाँ कुछ होता नहीं है, दिन में काम करिए और गुजरात के किसी क्षेत्र में रहिए जाके, गांधीनगर में या अहमदाबाद में। अब उस शहर में रेजिडेंशियल एरिया बनाए जा रहे हैं, तो बात ये आती है कि इंटरनेशनल लोग बहुत बड़े स्तर पर बिना दारू पिए तो रहते नहीं हैं, शाम को उनको वाइन चाहिए। अब वो जो बाहर पैसा कमाने निकला वो संस्कार कमाने नहीं निकला, वो संस्कारित होने नहीं निकला। एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए, जिसको इस जन्म परलोक
उस लोग और इनकी चिंता है उसको बहुत ज़्यादा धन की कमाने की लालसा नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो कुछ कमाने का साधन ढूंढ लेता है कि परिवार का भरण पोषण हो सके, और फिर वो सत्य कर्म में लग जाता है, और सत्य कर्म में लगने के बाद वो अपनी मोक्ष की चिंता करने लगता है। लेकिन जो इंटरनेशनली घर से बाहर निकल कर गया है उसको चिंताएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता कि वो हो पाता होगा, क्योंकि जो धन कमाने गया है वो धन कमाएगा भैया, वो बाकी चीज़ों पर ध्यान देगा तो बड़ी समस्या आ जाएंगी। और बाकी वो अगर आत्मदर्शन करने चल दिया, हिंदुत्व दर्शन करने चल दिया, या वो परमात्मा का दर्शन करने चल दिया, वो सांख्य दर्शन का बात करने लगा, वो न्याय दर्शन की, वो भारतीय दर्शन की बात करने लगा, तो वो जो उड़ता उड़ता थोड़ा बहुत सुन पढ़ लेता है उस पर करता है, भक्ति मार्ग पकड़ता है और कहता है भगवान की शरण में आए, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस धन पैदा करो। लेकिन जो बाहर निकल, जो घर में रहता है उसको चिंता रहती है, मेरा गांव अच्छा रहे, मेरा शहर अच्छा रहे, मेरा ये अच्छा रहे, मेरा वो अच्छा रहे, इसके लिए मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे लोग अच्छे रहें, तो वो चिंता नहीं करता, वो उस पर काम भी करता है। ये स्वाभाविक चेंज आता है। हाँ, कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए गया है, कुछ काम सीखने के लिए गया, तो वो बात अलग है कि वो कुछ समय बाद आएगा, तो वो कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए गया है, कुछ काम सीखने गया है, या कुछ गुण लेने के लिए गया है, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो परमानेंट सेटल होने की विदेशों में बात करता है, विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने के लिए आया है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको क्या मतलब है दुनिया में क्या चल रहा है, उसको तो शाम को ठर्री मारकर पीना है और सोना है, और शाम को इन्जॉयमेंट के लिए भी अगर उसको व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दुबई ने वो व्यवस्था करके रखी, इसीलिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना हुआ है। पूरे विश्व से लोग, दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पूरे विश्व का सामान मिलता है, ऐसे ही दुबई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे विश्व का सामान मिलता है। तो मिडिल ईस्ट की बात करें तो दुबई आता है, ईस्ट की बात करें तो सिंगापुर आता है, और बाकी यूरोप तो है ही वैसा। और यूएस में भी हम बात करें तो यूएस तो कंट्री ही इसलिए बना है कि पूरे विश्व में जो कमाता है वो यूएस में आकर बसे और इन्जॉय करे, ज़्यादा दिमाग ना लगाए। ये जो गिफ्ट सिटी बनाया है, इस सिटी में लिक्वर पॉलिसी को लेकर, हालांकि गुजरात में हम सब जान रहे हैं कि शराब बंदी है, शराब गुजरात में ना बेची जा सकती है, ना लाई जा सकती है, ना ले जाई जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, और ना ही उसका कुछ और हो सकता है। एक्सपोर्ट करने की बात कुछ हो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन गुजरात में कुल मिलाकर शराबबंदी है। अब शराबबंदी है तो ये लोग जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आए, ये तो भाई एंजॉय करने आए, इनको क्या मतलब है, ये संस्कारित होते तो यहाँ आते ही क्यों, अपने शहर में रहते। इसलिए ये लोग जो यहाँ पर आए हैं, इनको तो शाम को अगर शराब नहीं मिलेगी तो ये रहेंगे कैसे। इनको तो वाइन पीना है, बचपन से पीने की आदत भी पड़ी होगी। इसलिए इस शहर में जो 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 आदेश किए हैं वहाँ की आबकारी विभाग ने, उन्होंने कहा भाई परमिट सिस्टम लागू होगा। परमिट सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉई होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉई होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे, वो उनके लाइसेंस होंगे, वो अपना कार्ड दिखाएं और लिक्वर ले सकते हैं। लिक्वर की बोतल नहीं यहाँ बिकेगी, बोतल यहाँ नहीं बिक सकती, वहाँ बार्स बने होंगे, वहाँ पर पीजिए, खाइए और अंदर ही अंदर अपने रहिए। बोतल अगर बिकेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो शहर चारों ओर से घेर के रखा है कि कोई घुस नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तो फिर क्या है, जिसको पीना है वो वहाँ, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है और यहाँ पर वो रहने के लिए आया है, तो वो वहाँ अपना कार्ड दिखाकर पी सकता है, टिल्ली मार सकता है और फिर घर में आकर सो सकता है। अब इसको कितना हम पालन करवा पाएंगे ये अलग बात है। हमने कॉन्सेप्ट तो बनाया है कि इंटरनेशनल हब हम दुबई की तरह, सिंगापुर की तरह बनाएंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल हब बनाने के लिए जो विदेशी लोगों की अपनी मनोभावना है, जो उनकी विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करना हमारा काम है या नहीं है। हम अगर विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो हम पूरे विश्व से वो विकृति हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम वो विकृति हटाने में सक्षम हो पाएंगे, ये एक बड़ी सवाल है। लेकिन अभी तो हमने फ़िलहाल वहाँ पर जो ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम है उसके लिए वहाँ पर शराब और ये उस तरह की जो तमसी चीज़ें हैं उनको हमने वहाँ पर अनुमति दे रखी है कि भैया पियो, खाओ, मौज करो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी, डेकिन यूनिवर्सिटी, गिफ्ट सिटी में अपना ऑफशोर कैंपस भी खोलने वाली है, वो वहीं पर करेगी। हालांकि इस सिटी में इंटरनेशनल क्लब्स बनाने की बात कही जा रही है, इंटरनेशनल होटल बनाने की बात करी जा रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स बनाने की बात कही जा रही, क्योंकि भाई जहाँ पर लोग व्यापार करेंगे, जहाँ पर रहेंगे, उनके बच्चे भी वहाँ पर पढ़ेंगे, वो खाएंगे पिएंगे भी, वो नाचे नूचेंगे भी, वो होटलों का आनंद भी लेंगे, वो बारों का आनंद भी लेंगे, वो वहाँ डांस क्लब्स भी जाएंगे, वो वहाँ नाइट क्लबों की भी व्यवस्था
की जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं इस शहर में करने की कोशिश हो रही है। दुबई में भी इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ दुबई में तो वेश्यावृत्ति भी विश्व की सबसे मशहूर, अगर कोई वेश्यावृत्ति अगर मानी जाती है तो वो दुबई में इसलिए मानी जाती है कि वो विश्व में जिसको वेश्यावृत्ति करनी है वो दुबई में जाए, वहाँ फ्री जोन है, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि इस्लाम में वेश्यावृत्ति कितनी अनुमति दे रही है ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने अनुमति दे रखी है कि उनके यहाँ वेश्यावृत्ति बिल्कुल खुलेआम हो सकती है। बिजनेस सेंटर वेश्यावृत्ति का खोला जा सकता है और रहा जाता है। वहाँ दारू की भी व्यवस्था, वहाँ ड्रग्स की व्यवस्था, वहाँ सब कुछ व्यवस्था। उन्होंने कहा भाई हमें तो कमाई से मतलब है, हमें कमाई मिलनी चाहिए, हमने एक जगह फिक्स कर दी है, यहाँ पर आप करिए। बाकी शहर में, बाकी देश में, पूरे देश में भी अगर कहीं दूसरी जगह पकड़े जाओगे तो फिर इस्लामिक लॉज के अनुसार तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। लेकिन आपको अगर बिगड़ना है और आप बिगड़े हुए शहजादे हैं, आप बिगड़े हुए व्यक्ति हैं, बिगड़े हुए व्यापारी हैं, तो आप उस पार्टिकुलर सिटी में रह सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी अय्याशियाँ भी कर सकते हैं। उसी तर्ज पर हम बनाने जा रहे हैं। क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम पूरे विश्व को, अगर विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं तो हम थोड़े से इकोनॉमिक लाभ के लिए कुछ नियम तय करें? हम लाभ के लिए ना करें, हम कुछ नियम तय करें। लोग कहें कि विश्व में अगर कोई कंट्री है जहां पर शांतिपूर्वक आपको सात्विक तरीके से काम कर सकते हैं तो वो भारत है। भारत का कोई शहर हो सकता है कि आगे सरकारें ये प्रयास करें कि हम एक आध्यात्मिक केंद्र बना रहे हैं, यहाँ आप ऑफिस खोल सकते हैं। जैसे अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक विश्व का आधुनिक सिटी होगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ का एयरपोर्ट है वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वो विश्व के सबसे आधुनिक एयरपोर्टों में से बनेगा। वहाँ पर शांति के साथ, आध्यात्मिक शांति के साथ व्यापारिक केंद्र भी बनाए जा सकते हैं, व्यापारिक ऑफिसेस भी खोले जा सकते हैं। तो वो एक अलग से अद्वितीय परिकल्पना है कि भाई आप आध्यात्मिक केंद्रों में व्यापारिक गतिविधि करिए, सुबह 10 घंटे काम करिए और फिर भगवान के दर्शन करिए। वहाँ पर योगा और भक्ति और ये वो जो भी आपको जिस तरह का आश्रम ज्वाइन करना हो उस तरह का आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको संत परंपरा ज्वाइन करनी हो वो संत परंपरा ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया व्यापार करिए। वो पूरे भारत में लागू क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा मॉडल? मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा मॉडल डेवलप होना चाहिए कि आप बनारस में करना चाहते हैं तो बनारस कॉरिडोर जो 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 उनका बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, उस कॉरिडोर के अगल बगल हम एक इकोनॉमिक जोन बना दें। हम महाकाल उज्जैन के चारों ओर एक वो बना दें, कर सकते हैं हम। और इसी तरह से अयोध्या के चारों ओर बना दें। हम दूसरा जो हमारे यहाँ के महाज्योतिर्लिंग बने हुए हैं वहाँ पर बना दें। वो ऐसे शहर जो आध्यात्मिक रूप से जाने जाते हैं, उन शहरों में भी इस तरह का विकास किया जा सकता है। आप आइए, विकास करिए, आप आइए यहाँ पर व्यापार करिए और यहाँ से केंद्र बनाइए और आध्यात्मिक शांति यहाँ से लेकर जाइए। विश्व गुरु तब हम कहलाएंगे, ना कि हम, मुझे लगता है कि इस तरह के हम गिफ्ट ऑफर करके, लालच दे करके आइए। और भारत में भी वो सब कुछ करने को भारत तैयार है जो दुबई वाले कर रहे हैं, जो सिंगापुर वाले कर रहे हैं, जो हांगकांग वाले कर रहे हैं, या जो पाश्चात्य संस्कृति में हो रहा है। देखते हैं कि अब ये जो शराब की या लिक्विड की जो अनुमति दी गई है वो अनुमति किस स्तर तक जाती है और कहाँ तक जाती है, वो तो अभी भारत सरकार को ही तय करना है, उत्तर गुजरात सरकार को ही तय करना है। कितना करेगी, क्या करेगी, वो तो समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।